my channel. So let's continue the chapter. The topic is density. तो भाई what is density? What is density? क्या होता है density? तो डेफिनेशन को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल से पहले समझते हैं डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है. डेंसिटी ये होता है कि जैसे अगर हम बात करें एक डेंस फॉरेस्ट की, तो डेंस फॉरेस्ट यानी एक घना भरा जंगल, ठीक है. तो उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे तो खिचपिचोरी होगी. तो दे आर पैक्ड लाइक एक साथ जोड़े हुए हैं, मतलब एक यहाँ ट्री तो नेक्स्ट ट्री यहाँ तो नेक्स्ट ट्री यहाँ, ऐसे करते करते मतलब बहुत सारे ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो एक एरिया में ऐसे फिट है एकदम, है ना. और अगर हम एक लेस डेंस फॉरेस्ट की बात करें जो कम घना है, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हो सकता है कम हो, तो दूर दूर होंगे, आपस में एकदम चिपके भी नहीं होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, इस टाइप से, है ना. तो अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करें और एक लेस डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेंस की, ऑब्वियसली नाम में ही डेंसिटी ज़्यादा होगी. लेस डेंस फॉरेस्ट की उससे कम होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं हो सकता है वो कम हो. अगर सेम भी हैं लेकिन दे आर लाइक बहुत दूर दूर है ना, तो डेंसिटी से डेंस फॉरेस्ट की ज़्यादा होगी. तो बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर हम ये भी कहें कि डेंस फॉरेस्ट में और लेस डेंस फॉरेस्ट में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ एकदम सेम है, मतलब अगर 50 ट्री इस एरिया में है, लाइक किसी एरिया में 50 ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट के अंदर एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में उसमें 50 ट्रीज़ हैं, और दूसरे में भी हो सकता है उतने ही ट्रीज़ हों, है ना, लेकिन अरेंजमेंट का तरीका अलग हो, वो आपस में है, तो दे आर लाइक उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घना घना हो चुका है तो डेंसिटी ज़्यादा है. और अगर दूसरे में बात करूँ तो लाइक दे आर दूर दूर, है ना, तो दूर दूर होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना. तो एक अच्छे से एग्जांपल था, मतलब एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल था डेंस फॉरेस्ट का. नंबर ऑफ़ ट्रीज़ पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए खिचपिच मच रही है. लेकिन अगर किसी की डेंसिटी कम है वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इस कम्पेयर टू कम है उसमें, है ना. एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले मैं सोच लेती हूँ. तो एक और एग्जांपल मिल गया है मुझे सॉलिड का और लिक्विड का, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. तो अगर हम लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ग्लास लिया, एक नहीं 2 ग्लास लिए, ठीक है, उसमें हमने पानी भर दिया, दोनों में पानी भर दिया. एक ग्लास को जिसमें पानी भर रहा है उसको हमने रख दिया फ्रीज़र में, ठीक है, दूसरे ग्लास को नहीं रखा, छोड़ दिया ऐसे ही. तो 24 घंटे बाद नहीं, कम समय लगेगा, तो जितने भी समय बाद जब वो फ्रीज़र से बाहर आएगा तो वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है. तो अब एक ग्लास में तो पानी जम चुका है और एक ग्लास में अभी भी लिक्विड है. तो हमें पता है कि जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं उसके नहीं होते होते, दे आर लाइक लूजली पैक्ड होते हैं वो. तो जिसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना. वॉल्यूम भले ही सेम है, मतलब हमने दोनों ग्लास में पानी एकदम इक्वल वॉल्यूम का लिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, लेकिन जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है. वॉल्यूम भले ही सेम है लेकिन डेंसिटी का फ़र्क है कि एक में डेंसिटी ज़्यादा है, एक में डेंसिटी कम है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटी. यही हमारे एग्जाम्पल थे, 2 कॉमन एग्जाम्पल्स. अब डेफिनेशन यानी फॉर्मूले से शुरू करते हैं. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इतने वॉल्यूम का कितना मास है, तो उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. अब जैसे कि एग्जांपल है, हमने लिया डेंसिटी ऑफ लेड इज़, एग्जांपल है जस्ट, डेंसिटी ऑफ लेड इज़ 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमने क्या बोला, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम है उसका कितना मास है उस लेड का, तो वो है 11 ग्राम, 11 ग्राम, ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लेड का वॉल्यूम है तो उसका मतलब ये है कि उसका उस लेड का जो मास है वो 11 ग्राम है. और अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, अगर हम 5 सेंटीमीटर क्यूब कर दें तो उसका जो मास होगा वो भी 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स हो जाएगा, उसका 55 ग्राम हो जाएगा, ठीक है. तो फॉर्मूला बस हमें याद होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. और अगर हम कहें कि हमें मास कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और अगर हमें निकालना है वॉल्यूम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मास अपॉन डेंसिटी. तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अभी दिखाती हूँ. ये देखो, ये है एक ट्रायंगल, ठीक है. हमने यहाँ पर इधर मास लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया V इंटू डी, ठीक है. इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, वैसे अगर हम इसको ऐसे भी कर दें तो मतलब ना माने इंटू मल्टीप्लाइड बाई डी है. इसको यहाँ पर हमें सेपरेट कर दे, तो अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, V इंटू डी. V और D नीचे है तो डिवाइड तो होने से रहे V और D, तो यहाँ पर मतलब
साथ साथ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो v इंटू डी हमारा मास का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें d फाइंड आउट करना है तो हमें दिख रहा है जो m है वो ऊपर है, v नीचे है, इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो मास ऊपर है, डेंसिटी नीचे है, तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ऊपर एक सेक्शन बना दो ऐसे करके, ये वाला, ऊपर मास लिख दो, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो, यहाँ पर डेंसिटी लिख दो। डेंसिटी निकाले तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाले तो मास अपॉन डेंसिटी, मास निकाले तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बहुत सिंपल सा है। Let's see this demonstration to show that equal volumes of different substances have different masses. तो पहले हमें क्या करना है, हमें 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर्स लेने, एक को में पानी से भर देना और एक को केरोसिन से भर देना, अप टू एन इक्वल लेवल, यानी दोनों में वॉल्यूम एकदम सेम होनी चाहिए। फिर हमें क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो हम देखेंगे कि जो टम्बलर, जो वाटर वाला टम्बलर था वो नीचे हो जाएगा और जो केरोसिन वाला है वो ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने भले ही इक्वल वॉल्यूम ली थी दोनों की, लेकिन डेंसिटी जो है वाटर की ज़्यादा है केरोसिन से, यानी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो डेंसली पैक्ड है एज कम्पेयर टू केरोसिन। इस वजह से डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो बैलेंस है वो वाटर का ज़्यादा हो गया। तो कंक्लूजन ये है कि जो इक्वल वॉल्यूम्स है, अगर हमने भले ही इक्वल वॉल्यूम्स ले ली दो सब्सटेंसेस की, लेकिन अगर उनका मास डिफरेंट है तो फ़र्क आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारा। हमने क्या करना है, हमने एक बैलेंस पे हमने राइस ले लेना है, 1 kg वेट कर रहा है जो, मतलब 1 kg राइस ले लेना है, और दूसरी साइड पे हमें एक 1 kg का ब्लॉक ले लेना है, हमने लिया है आयरन ब्लॉक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो राइस वाला था वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दैट 1 kg आयरन ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों का मास तो एकदम सेम लिया था, दोनों को 1 kg लिया था, लेकिन जो राइस है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब जो राइस का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है ना, और जो आयरन ब्लॉक है वो उसका वॉल्यूम कम है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन राइस जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्वल मासेस भले ही ले लिया, लेकिन दोनों दोनों का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है। अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था, आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डेंसिटी की। तो ऐसा यूनिट जो होती है डेंसिटी की वो होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड क्यूबिक मीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सीजीएस की बात करेंगे डेंसिटी की, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जस्ट कन्वर्ट करा है किलोग्राम से ग्राम में, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब करेंगे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ डेंसिटी फ्रॉम सीजीएस टू एसआई। तो हमें ग्राम से किलोग्राम में करना होगा और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में करना होगा। तो 1 ग्राम में होते हैं हमारे 1/1000 kg, तो यानी 10⁻³ kg, एंड 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 1/100 मीटर एंड 10⁻² मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, होल क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ग्राम की जगह 1 ग्राम की जगह लिख देंगे 10⁻³ kg अपॉन सेंटी, जो हमने भी वैल्यू निकाली थी 10⁻⁶ मीटर क्यूब, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हेंस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो एक हमें बस रट लेना है उसको। नाउ टू कन्वर्ट डेंसिटी फ्रॉम सीजीएस यूनिट टू एसआई यूनिट, वन शुड मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर हमें सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एसआई से सीजीएस करना है उसको डिवाइड कर दो 1000 से, सिंपल। Measurement of density of the mass m and volume v of a substance and known its density can be found using the formula d equals to m, हमने देख लिया। Calculating density of a regular shaped solid, अगर हमें एक regular shaped solid का density calculate करना है तो क्या करेंगे, the mass m of the solid is found on a balance and the volume v is found by measuring its dimensions with a ruler। तो लाइक हमने एक शेप ले ली, लाइक एक रेगुलर सॉलिड क्यूबॉइड ले लिया, तो उसका मास अगर दे रखा होगा, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, हमारे को पता है वॉल्यूम को, फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, डायमेंशन दिए हुए होंगे, इसको पुट कर देंगे तो डेंसिटी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगी, वैल्यूज वगैरह पुट करनी, सिंपल। Calculating density of an irregular shaped solid, weigh the given solid on a balance, measure its volume by the method explained in experiment 2। अच्छा, हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखना है अभी, तो पहले एक्सपेरिमेंट ही देख लेते हैं।
So let's check this experiment. This is to measure the volume of an irregular shaped solid by using an overflowing jar. Materials required are overflowing jar, water, measuring jar, irregular shaped solid and thread. प्रोसीजर ये है कि हमें एक ओवरफ्लोइंग जार लेना जो कि इस तरह से दिखता है, दिस लाइक दिस ओवरफ्लोइंग जार लेना है, उसको हमने भर देना है वाटर से, ठीक है। ये जो स्पाउट दिखाई दे रहा है ना, स्पाउट के लेवल से मतलब ये ना हो कि बाहर आए पानी उससे, हमें बस इतना भरना है कि उसको बस जस्ट टच कर रहा हो स्पाउट को, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें उस स्पाउट के नीचे एक मेजरिंग जार रख देना है जो कि ये रहा। एंड अब हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें हाँ एक इरेगुलर शेप सॉलिड जो हमने लिया है वो उसको थ्रेड से टाई कर देना है। अब उसको वो फ्लोइंग जार में इमर्स कर देना है। जब वो कम्प्लीटली इमर्स हो जाएगा उसके बाद जो वाटर होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, हमें पता ही है। वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा तो स्पाउट के थ्रू जो है वो बाहर आएगा पानी और उस मेजरिंग जार में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब पूरे तरीके से प्रोसीजर पूरा हो जाएगा हमारा, जब पूरा पानी अच्छे से बाहर आ जाएगा जितना आना चाहिए था, तो हम उस मेजरिंग जार में जो वाटर कलेक्ट हुआ है उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आएगा हमारे पास उस जार के अंदर जो कलेक्ट हो चुका है वही उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। हमें पता है जो वाटर डिस्प्लेस होता है वही उस इरेगुलर शेप सॉलिड का वो होता है, जो हमने पहले भी देखा था एक एक्सपेरिमेंट में। तो अच्छा एक्सपेरिमेंट था, आई होप समझ में आई गया होगा। देखो मैं बस एक एग्जांपल है, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर एज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें मास फाइंड आउट करना है ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम हमारे को पूछ रखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होगा, तो वॉल्यूम दिया हुआ है और मास हमें फाइंड आउट करना है। मास की का फॉर्मूला होता है V इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे 45 ग्राम आंसर आ जाएगा। और सिंपली हम ये भी देख सकते हैं कि अगर 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर 9 ग्राम है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, 9 इंटू 5 दैट इज 45 ग्राम, ठीक है। बी पार्ट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ 63 ग्राम कॉपर कितना होगा। तो डेंसिटी हमें पहले से पता है, मास हमारे को 63 ग्राम कॉपर का निकालना है, वॉल्यूम मतलब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास का पुट कर दिया वैल्यू और डेंसिटी की पुट कर दी वैल्यू, तो हमारा आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये वाला। बॉटल हैज अ मास ऑफ 35 ग्राम व्हेन इट इज एम्प्टी। व्हेन फिल्ड विद केरोसिन ऑयल इट्स मास इज 50.8 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल विद द वॉल्यूम ऑफ बॉटल इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब बॉटल खाली थी, हमने बॉटल ली जिसका मास था 35 ग्राम, तो जब वो खाली थी तो उसका मास इतना था। जब हमने उसको केरोसिन ऑयल से फिल कर दिया तो उसका मास इंक्रीज हो गया, 50.8 ग्राम हो गया। तो हमें डेंसिटी निकालनी है। अगर वॉल्यूम दे रखी है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो मास जो था एम्प्टी बॉटल का वो था 35 ग्राम। जब हमने उसको फिल कर दिया तो 50.8 ग्राम हो गया। तो जो मास होगा केरोसिन ऑयल का वो हो जाएगा 50.8 माइनस 35 दैट इज 15.8 ग्राम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे को पता चल गया है, वॉल्यूम हमारे को दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा 0.790 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी अगर हम ऐसा यूनिट में निकालें तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? तो वी हैव रेड दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। यानी कोई दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनका अगर वॉल्यूम इक्वल है लेकिन मास अगर डिफरेंट है तो डेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो डेंसिटीज जो होती हैं मतलब इट इज़ लाइक ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर डिफरेंट है, वॉल्यूम भले ही सेम है, लेकिन अगर मास डिफरेंट है तो डेंसिटी में भी फर्क आएगा, वो भी डिफरेंट होगी। तो कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज यूज टू कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल्स। तो ये जो कंसेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का वो कुछ दो मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर भी वर्ड आया था रिलेटिव, उसका मतलब होता है कंपैरिजन करना। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक होता है रिलेटिव एटॉमिक वेट, जिसको मैं रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालते हैं। यानी हम हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के रिलेटिव में हम किसी और एलिमेंट की एटॉमिक वेट को जब मेजर करते हैं उसी को हम रिलेटिव एटॉमिक वेट बोलते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, बस फ़र्क इतना है कि डेंसिटी हम यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर जैसे हम केमिस्ट्री का वो अलग टॉपिक है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कर रहे थे, यहाँ पर हम रिलेटिव डेंसिटी जो कर रहे हैं वो वाटर के डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में किसी और सब्सटेंस के डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं।
तो सिंपली इट इज़ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो रिलेटिव डेंसिटी को लिख सकते हैं मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जब हम इसको मतलब ठीक से लिखेंगे प्रॉपरली, जब हम कैलकुलेट मतलब इसको एक प्रॉपर वे में लिखेंगे तो लिखेंगे कि मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन ये बोल रही है कि relative density of a substance may also be defined as the ratio of the mass of any volume of the substance to the mass of the same volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी अगर हम किसी सब्सटेंस की निकाल रहे हैं तो उसमें हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि रेशियो निकालना मतलब हमें रेशियो करना है। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन करें तो रेशियो हो जाएगा मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस का किसी भी वॉल्यूम का जो मास है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं उस सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस के मास से। तो रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है किसी दो डेंसिटीज़ का जिसमें हम एक सब्सटेंस की वैल्यू ले रहे हैं, सब्सटेंस की डेंसिटी ले रहे हैं जो हम निकालना चाह रहे हैं अपॉन जो वाटर की डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज़ द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज़। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, जब भी कोई रेशियो होता है इट इज़ यूनिटलेस। तो डेंसिटीज़ का जब हम रेशियो करें तो इट इज़ नो यूनिट, इट इज़ यूनिटलेस। अब हमारा है एक टूल जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। तो रिलेटिव डेंसिटी बॉटल क्या चीज़ है? इट इज़ यूज टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो यानी कि अगर हम किसी भी लिक्विड जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसका हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका एक टूल है, मतलब बताते हैं कैसे है इसमें। इट इज़ अ राउंड ग्लास टॉपर। अगर इसके डायग्राम को देखोगे अभी दिखाऊंगी मैं। It has a round glass topper with a fine hole through it, so that when it is filled with liquid and the stopper is inserted, the excess liquid rises through the hole and runs down outside. तो जैसे ये जो स्टॉपर लगा हुआ है, आगे स्टॉपर लगा हुआ है, एक राउंड ग्लास स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा फाइन होल है, ठीक है, उसके ऊपर एक होल है। सो दैट व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ लिक्विड, तो जब भी हमने उस पूरे जो बॉटल है उसको हमने लिक्विड से फिल कर दिया, फिर हमने जब स्टॉपर को फिट करा उसके नीचे हमने स्टॉपर को लगाया तो जो एक्सेस लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो स्टॉपर सा है वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उस लिक्विड के अंदर, तो जो एक्सेस होगा वो उस होल के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब भी वो बॉटल यूज़ होगी तो जो उसमें लिक्विड का जो भी वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है, चेंज नहीं होने वाला है। तो as long as the bottle is used, it will always contain the same volume of whatever liquid is poured in, provided the temperature remains constant. तो अंडर ओनली when the temperature remains constant, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ऐसा होने वाला है, अगर नहीं तो नहीं। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो भी उसमें लिक्विड का वॉल्यूम है वो एज इट इज़ रहने वाला है, बस वो जो एक्सेस लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग लिक्विड है उस बॉटल के अंदर वो सेम रहने वाला है, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम रहने वाली है। तो बस यही है कि अगर हम किसी जैसे उसमें हमने लिक्विड जो भरा है उस बॉटल के अंदर तो उसको वॉल्यूम सेम रहेगा, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो कि हमने सेम अमाउंट में लिया हुआ है। तो इट इज़ अ टूल जो कि रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करने में हेल्प करता है दैट लिक्विड विच इज़ वी आर कंपेयरिंग टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। So this is the demonstration explaining to find the relative density of a liquid, जो कि हमने पेट्रोल ले लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, ठीक है, वही हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी बॉटल थी, एम्प्टी बॉटल ले ली तो उसका जो मास हो जाएगा वो m1 ग्राम हो जाएगा। अगर हमने उसी बॉटल को वाटर से फिल कर दिया तो उसका जो मास हो जाएगा m2 ग्राम हो जाएगा। और अगर उसी बॉटल को हमने तीसरी बारी पेट्रोल से फिल कर दिया यानी लिक्विड से फिल कर दिया तो उसका मास हो जाएगा m3 ग्राम। तो मास ऑफ एम्प्टी बॉटल इज़ m1 ग्राम, mass of bottle filled with water is m2 gram and mass of bottle filled with liquid is m3 ग्राम। तो mass of liquid निकालना है तो m3 ग्राम माइनस m1 ग्राम, तो m3 माइनस m1 जो है मतलब m3 माइनस m1, m3 जो कि बॉटल फिल्ड विद लिक्विड है उसमें से हम एम्प्टी बॉटल का मास निकाल देंगे तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। मास ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद वाटर है माइनस मास ऑफ एम्प्टी बॉटल है, तो हमारा m2 माइनस m1 हमारा मास ऑफ वाटर आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था कि मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर, तो m3 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1। तो
तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ गई लिक्विड की। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है हमारा, द मास ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बॉटल फिल्ड विद वाटर इज 65 ग्राम एंड व्हेन फिल्ड विद पेट्रोल इट वेज 46 ग्राम, विद द बॉटल व्हेन इट इज एम्प्टी वेज 27 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो जो मास ऑफ एम्प्टी बॉटल है वो 27 ग्राम है, मास ऑफ बॉटल विद वाटर है 65 ग्राम है, एंड मास ऑफ बॉटल विद पेट्रोल है 46 ग्राम है। तो मास ऑफ पेट्रोल निकालने के लिए मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद पेट्रोल माइनस एम्प्टी बॉटल वाला मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 46 माइनस 27 दैट इज 19 ग्राम आ जाएगा। एंड मास ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद वाटर माइनस मास ऑफ एम्प्टी बॉटल निकाल देंगे, तो M2 माइनस M1 दैट इज 65 माइनस 27 इक्वल टू 38 ग्राम आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हो जाएगा हमारा M3 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1 दैट इज mass of petrol, that is mass of that liquid upon mass of water equals to 19 upon 30 that is 0.5 आ जाएगा हमारा। 0.5 आ जाएगा, यूनिट लेस है तो 0.5 आ जाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे, द वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ मास 95 ग्राम इज 38 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डेंसिटी निकाल लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम से। नेक्स्ट है हमारे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, कैसे निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी का, मतलब हमारे पास फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ बॉडी हमारी को हमने निकाला था अभी 2.5 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें पता होना चाहिए कि कभी भी डेंसिटी ऑफ वाटर का क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, ऐसा मतलब इन फ्यूचर काम आएगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हमें रटा होना चाहिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.5 अपॉन 1 यानी 2.5 हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी आ जाएगा। अगर आज का टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।